हेलो दोस्तों, नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबर बिना देरी के बताएंगे, जहां सबसे पहले बताएंगे नहीं थम रहा बांग्लादेश पर आफतों का दौर, बॉर्डर तोड़कर घुस आए 8,000 लोग। जी हां दोस्तों, 8,000 की मात्रा में बॉर्डर को तोड़कर घुस आए हैं। दोस्तों बहुत बड़ी खबर, एक्सक्लूसिव जानकारी बताएंगे बांग्लादेश से जुड़ी। तो वहीं क्यों खास है ब्रुनेई की ऐतिहासिक सैफुद्दीन मस्जिद, जिसका प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया दौरा। तो वहीं जम्मू कश्मीर के राजौरी में पुलिस टीम पर आतंकियों ने बरसाई गोली, सर्च ऑपरेशन लॉन्च। दोस्तों जम्मू कश्मीर चुनाव में कश्मीरी पंडितों की घर वापसी और सुरक्षा अहम मुद्दा होने वाला है। बताएंगे कौन इन मुद्दों को जोर शोर से उठाएगा दोस्तों। तो वहीं बताएंगे जॉर्ज सोरस से मिलने अमेरिका जा रहे राहुल गांधी, ले जा रहे मोदी के खिलाफ डोजियर। आखिर इस बैन पत्रकार के दावे में कितना है दम। दोस्तों एक से एक बड़ी खबर आपको बताएंगे। और महाराष्ट्र चुनाव से पहले महाराष्ट्र का बहुत बड़ा सर्वे आपको बताएंगे, जहां पर क्या है वहां की जनता का मूड, किसको जिताना चाहती है इस बार, बम्पर वोटों के साथ महाराष्ट्र में कौन सी पार्टी होगी विजयी। दोस्तों सारी जानकारियां विस्तार से बताएंगे, बस आप वीडियो के अंत तक बने रहेगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले देश भारत का पुरजोर समर्थन करते हैं तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कह दीजिएगा। बात करें पहली बड़ी खबर की, जहां नहीं थम रहा बांग्लादेश पर आफतों का दौर, बॉर्डर तोड़कर घुस आए 8,000 रोहिंग्या मुसलमान। बता दे शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद लगा था कि बांग्लादेश में शांति आएगी, लेकिन भारत के इस पड़ोसी देश की हालत दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है। अब एक ऐसी आफत आई है जिसने मोहम्मद यूनुस सरकार की चूल्हें हिला दी हैं। बांग्लादेश के विदेश मामलों के सलाहकार मोहम्मद तौहीद हुसैन ने मंगलवार को बताया कि हाल ही में 8,000 से ज्यादा रोहिंग्या बॉर्डर तोड़कर बांग्लादेश में घुस आए हैं। उनके पास रहने के लिए ठिकाना नहीं है, हम उन्हें रोक नहीं पा रहे हैं। रोजाना उनकी संख्या बढ़ती ही जा रही है। ढाका ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक विदेश मंत्री तौहीद हुसैन ने कहा कि म्यांमार के रखाइन राज्य में सशस्त्र संघर्ष से बचकर ये लोग बांग्लादेश में घुसे हैं। मेरे पास जानकारी है कि करीब 8,000 रोहिंग्या बांग्लादेश में घुस आए हैं। हम अगले 2 से 3 दिनों में कैबिनेट में इस बारे में गंभीर चर्चा करने वाले हैं। हमने तय किया है कि इन्हें शरण नहीं दी जाएगी, लेकिन इन्हें कब तक रहने दिया जाएगा या इन्हें कैसे बाहर निकाला जाए, इस पर चर्चा होगी। दोस्तों बता दें अगली खबर क्यों खास है ब्रुनेई की ऐतिहासिक सैफुद्दीन मस्जिद का पीएम मोदी का ये दौरा, जिसने सबके अटेंशन को ग्रैब किया है। बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के दौरे पर है। अपनी यात्रा के पहले दिन मंगलवार को उन्होंने ब्रुनेई के बंदर सेरी बेगवान में स्थित ऐतिहासिक उमर अली सैफुद्दीन मस्जिद का दौरा किया है। वहां पहुंचने पर उनका स्वागत ब्रुनेई के धार्मिक मामलों के मंत्री पेहिन दातो उस्ताज हाजी अवांग बदरुद्दीन ने किया। उनके साथ ब्रुनेई के स्वास्थ्य मंत्री हाजी मोहम्मद इशाम भी थे। वहां भारतीय समुदाय के लोग भी मौजूद थे, जिन्होंने प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया। ये ऐतिहासिक मस्जिद ब्रुनेई के 28वें सुल्तान उमर अली सैफुद्दीन तृतीय के नाम पर बनी है। उमर अली सैफुद्दीन तृतीय मौजूदा सुल्तान के पिता थे, जिन्होंने इस मस्जिद का निर्माण कार्य शुरू करवाया था और ये 1958 में बनकर तैयार हुआ था। ये मस्जिद ब्रुनेई में इस्लामी आस्था का प्रतीक केंद्र है। ये आधुनिक इस्लामी वास्तुकला का भी एक उत्तम नमूना है। ऐसे में पूरी दुनिया का ध्यान दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का इस मस्जिद यात्रा पर है। तरह तरह के लोग अपने रिएक्शन दे रहे हैं सोशल मीडिया साइट एक्स पर। तो वहीं आपको बता दें जम्मू कश्मीर राजौरी में पुलिस टीम पर आतंकियों ने बरसाई गोलियां, सर्च ऑपरेशन लॉन्च। दरअसल जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले के थाना मंडी क्षेत्र में आतंकवादियों ने पुलिस टीम पर गोलियां बरसाई हैं। गोली चलाने के बाद आतंकी फरार हो गए। एक जॉइंट ऑपरेशन में सेना ने सर्च अभियान लॉन्च किया है। अधिकारियों के मुताबिक गोलीबारी शाम लगभग 7:30 बजे हुई, जब पुलिस और राष्ट्रीय राइफल्स की टीम थाना मंडी के निचले कारियोटे गाँव में तलाशी अभियान चला रही थी। ये अभियान उस इलाके में संदिग्ध गतिविधियों के संबंध में मिली जानकारी के बाद शुरू किया गया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक आतंकवादियों ने तलाशी टीम को पास आते देख उन पर गोलीबारी शुरू कर दी और सुरक्षा बलों की ओर से भी जवाबी फायरिंग होने पर अंधेरे का फायदा उठाते हुए वे वहां से भाग निकले। गनीमत ये रही दोस्तों कि इस घटना में अभी तक किसी के भी हताहत होने की, घायल होने की कोई जानकारी नहीं है। तो वहीं आपको बता दें जम्मू कश्मीर चुनाव में कश्मीरी पंडितों की घर वापसी और सुरक्षा होगा अहम मुद्दा। दरअसल जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद होने जा रहे विधानसभा चुनावों में कश्मीरी पंडितों की रिहेबिलिटेशन एक बार फिर से बड़ा चुनावी मुद्दा बनकर उभरा है। सभी राजनीतिक दल कश्मीरी पंडित वोटरों को ये विश्वास दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि वे उनकी घर वापसी के लिए एक ठोस योजना बनाएंगे और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे। नियमों के मुताबिक जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल को विधानसभा के लिए 3 सदस्यों को नामित करने का अधिकार है, जिसमें से 2 कश्मीरी प्रवासी और 1 पीओके से विस्थापित व्यक्ति होगा। नामित किए जाने वाले कश्मीरी प्रवासियों में से 1 महिला होगी। इस व्यवस्था के तहत कश्मीरी पंडितों को विधानसभा में प्रतिनिधित्व देने की कोशिश की
की गई है। कश्मीरी पंडितों की सुरक्षा, विस्थापन और रोजगार जैसे मुद्दे धारा 370 हटने से पहले और बाद में जम्मू कश्मीर में हमेशा से सबसे बड़े मुद्दे रहे हैं। दोस्तों वही बता दें, बैन पत्रकार के ये दावों में कितना है दम। कह रहे हैं कि जॉर्ज सोरोस से मिलने अमेरिका जा रहे हैं राहुल गांधी, ले जा रहे मोदी के खिलाफ डोजियर। बता दें, कांग्रेसी सांसद और लोकसभा में विपक्ष का नेता बनने के बाद अपनी पहली विदेश यात्रा में राहुल गांधी 8 से 10 सितंबर तक संयुक्त राज्य अमेरिका की यात्रा पर जाने वाले हैं। इंडियन ओवरसीज कांग्रेस ने कहा है कि संसद के निचले सदन में पद संभालने के बाद से ही उनसे मिलने के लिए अनुरोधों की बाढ़ आ गई है। राहुल गांधी 8 सितंबर को टेक्सास के डलास में और 9 और 10 सितंबर को वॉशिंगटन डीसी में रहेंगे। रिपोर्ट के मुताबिक राहुल गांधी अपनी यात्रा के दौरान शिक्षाविदों, पत्रकारों, थिंक टैंक के प्रतिनिधियों, टेक्नोक्रेट, व्यापारियों और भारतीय प्रवासी और स्थानीय समुदाय के अन्य लोगों से मिलेंगे। लेकिन बांग्लादेश के एक पत्रकार सलाहुद्दीन शोएब चौधरी ने दावा किया है कि अमेरिका दौरे के दौरान भारत के नेता विपक्षी प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ डोजियर ले जा रहे हैं, जिसे वो अमेरिकी नेताओं के साथ साझा करेंगे। जी हाँ, इस पर आपकी क्या राय होगी दोस्तों, वही आपको बता दें। यूक्रेन के एक ही शहर पर रूस ने 2 बैलिस्टिक मिसाइल दाग मचा दिया। कोहराम 41 की मौत की बहुत बड़ी खबर। जी हाँ, रूस यूक्रेन जंग लगातार भीषण रूप लेता जा रहा है। इसी बीच रूसी सेना ने यूक्रेन के पोल्टावा शहर पर 2 बैलिस्टिक मिसाइल से हमला बोलकर कोहराम मचा दिया है। इससे पहले हमले में 41 लोगों की मौत हो गई है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने कहा कि देश के मध्य भाग में किए गए एक रूसी हमले में कम से कम 41 लोग मारे गए और 180 घायल हो गए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि मलबे में कई लोग दबे हो सकते हैं, इसीलिए खोजे गए और बचाव अभियान चलाया जा रहा है और कई लोगों को भी बचाया गया है। वहीं बता दें, सोशल मीडिया वेबसाइट एक्स पर लिखते हुए राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा कि मुझे पोल्टावा में रूसी हमले की प्रारंभिक जानकारी मिली है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार 2 बैलिस्टिक मिसाइलों ने इस क्षेत्र पर हमला किया। उन्होंने एक शैक्षणिक संस्थान और एक नजदीकी अस्पताल को निशाना बनाया, जिससे दूर संचार संस्थान की एक इमारत आंशिक रूप से नष्ट हो गई। जी हाँ दोस्तों, यानी कि अब तक ऐसा लग रहा था जैसे कि रशिया बर्दाश्त करता जा रहा है और अचानक जब यूक्रेन के सैनिक रशिया में घुस गए दोस्तों, क्षेत्र को कब्जा लिया, उसके बाद अब पुतिन फिर एक बार जागते नजर आए हैं। तो वहीं आपको बता दें, छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों का बहुत बड़ा ऑपरेशन, नक्सलियों की गुरिल्ला आर्मी के साथ भीषण मुठभेड़, 10 नक्सलियों को सुला दिया मौत के घाट। बता दें, छत्तीसगढ़ के बीजापुर, दंतेवाड़ा जिलों की सीमा पर नक्सलियों और सुरक्षा बलों के बीच भीषण मुठभेड़ हुई है। इस मुठभेड़ में अब तक जवानों ने 10 नक्सली मार गिराए हैं। लावापुरन गेल के जंगलों में ये मुठभेड़ चल रही है। डीआरजी दंतेवाड़ा, सीआरपीएफ जवानों ने संयुक्त रूप से ये अभियान शुरू किया है। नक्सलियों के पीपुल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी के कंपनी नंबर 2 के साथ मुठभेड़ चल रही है। ऐसे में अपने इंडियन आर्मीज को आप लोग ऑल द बेस्ट कहना मत भूलिएगा। वहीं बता दें, आर्थिक संकट के बीच पाकिस्तान में सड़कों पर उतरे पीडब्ल्यूडी के अधिकारी, आखिर क्या है उनकी मांग। पाकिस्तान में पीडब्ल्यूडी के कर्मचारियों ने अपने अधिकारों और मांगों के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। ये प्रदर्शन इस्लामाबाद में हुआ, जहां पुलिस ने उन पर बड़ी कार्रवाई की। पीडब्ल्यूडी के कर्मचारी अपनी नौकरी की सुरक्षा, वेतन में बढ़ोतरी और बेहतर कार्य परिस्थितियों की मांग कर रहे थे। उनकी मांगे लंबे समय से लंबित पड़ी हैं, जिसके कारण वे सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर हुए हैं। प्रदर्शन के दौरान कर्मचारियों ने नारेबाजी की और अपने अधिकारों की रक्षा के लिए एकजुटता दिखाई है। हालांकि पुलिस ने इस प्रदर्शन को दबाने के लिए कठोर कदम उठाए हैं। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठियां चलाई और कई लोगों को गिरफ्तार किया। तो वहीं बता दें, हाईटेक युद्धपोत, रडार, अगली पीढ़ी के टैंक, चीन से मुकाबले के लिए भारत का बहुत बड़ा प्लान, आर्मी नेवी की बढ़ेगी ताकत। बता दें क्या क्या प्लान कर रहा है ताकत को बढ़ाने के लिए भारतीय सेना चीन को टक्कर देने के लिए। दरअसल चीन के साथ बढ़ते तनाव के बीच भारतीय सेना और नौसेना को और शक्तिशाली बनाने के लिए रक्षा मंत्रालय ने बड़ा फैसला लिया है। डिफेंस मिनिस्ट्री ने 1,44,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत वाली परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इनमें भारतीय नौसेना के लिए 7 हाईटेक युद्धपोतों का निर्माण भी शामिल है। वहीं भारतीय सेना के पुराने T-72 टैंकों को मॉडर्न फ्यूचर रेडी कॉम्बैट व्हीकल्स यानी FRCV से बदलने का प्रस्ताव भी रखा गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी की अध्यक्षता में मंगलवार को अहम बैठक साउथ ब्लॉक में हुई। इसमें चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, तीनों सेना प्रमुख, रक्षा सचिव और अन्य संबंधित अधिकारी शामिल हुए। दोस्तों, मंगलवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने उनकी अध्यक्षता में डिफेंस एग्जीबिशन काउंसिल ने मंगलवार को 1,44,716 करोड़ रुपए के 10 प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है। दोस्तों, खास बात यह है कि इस राशि का 99% हिस्सा स्वदेशी सोर्स से खर्च किया जाएगा। यानी कि अब भारत के दुश्मन ये खबर को सुन करके उनकी सिट्टी पिट्टी गुल होनी तो तय है। तो वहीं बता दें, ताइवान का बड़ा बयान चीन को लेकर कहा, चीन को अगर क्षेत्रीय अखंडता चाहिए तो उससे पहले रूस को दी गई जमीन वापस लेनी चाहिए।
बताइए कब वापस लोगे अपनी जमीन रशिया के सामने तो बंद जाती है घिघी। बता दें बहुत अच्छे तरीके से कटाक्ष किया है चाइना पर ताइवान ने। दरअसल ताइवान के राष्ट्रपति लाई चिंग-ते ने चीन की विस्तारवादी नीतियों पर सीधा सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि अगर चीन सच में अपनी जमीन की फिक्र करता है तो उसे रशिया से भी अपने खोए हुए इलाके वापस लेने की कोशिश करनी चाहिए। लाई ने रविवार को एक इंटरव्यू में कहा कि चीन का ताइवान पर दावा करना और उसे अवैध अलगाववादी प्रांत बताना सिर्फ एक भू राजनीतिक चाल है। लाई ने चीन की ऐतिहासिक घटनाओं के प्रति उसके अलग अलग रवैये पर सवाल उठाते हुए कहा कि जब चीन ने रूस के हाथों 1 मिलियन वर्ग किलोमीटर जमीन खोदी थी तो अब क्यों नहीं उसे वापस पाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने 1858 की एगुनु संधि का हवाला दिया जिसमें रशिया ने व्लादिवोस्तोक समेत बड़े इलाके पर कब्जा कर लिया था। दोस्तों वहीं आपको बता दें तुर्की में अमेरिकी सुरक्षित नहीं 2 सैनिकों की सरेआम पिटाई। खलीफा एर्दोगन के राज में ये हो क्या रहा है। बता दें तुर्की की राजधानी अंकारा में कुछ लोगों ने 2 अमेरिकी सैनिकों पर हमला कर दिया। इस दौरान उन्होंने अमेरिकी सैनिकों की जमकर पिटाई भी की। यह घटना तुर्की के बंदरगाह शहर इजमीर की बताई जा रही है। हमलावरों की पहचान तुर्की के एंटी अमेरिका प्रोपेगेंडा चलाने वाले यूथ ग्रुप के रूप में हुई है। हमले में सैनिकों को चोटें आई हैं लेकिन अब वो सुरक्षित हैं। तुर्की के अधिकारियों ने बताया कि 2 अमेरिकी सैनिकों पर हमले के मामले में 15 संदिग्ध हमलावरों को हिरासत में लिया गया है। इस घटना के समय दोनों अमेरिकी सैनिक वर्दी में नहीं थे। अधिकारियों ने बताया कि हिंसक मुठभेड़ को देखने के बाद 5 अन्य अमेरिकी सैनिक भी घटना में शामिल हो गए। हिरासत में लिए गए लोग तुर्की यूथ यूनियन यानी टीजीबी के सदस्य थे जो राष्ट्रवादी विपक्षी वतन पार्टी की युवा शाखा है। तो वहीं आपको बता दें सीआईएसएफ जवानों को बंगाल सरकार ने नहीं दिया रहने का ठिकाना। सुप्रीम कोर्ट पहुंची केंद्र सरकार। दोस्तों पश्चिम बंगाल के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में पिछले महीने एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ घिनौना अपराध हुआ जिसको लेकर पूरे देश में गहरा आक्रोश पैदा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की जांच की जिम्मेदारी सीबीआई को सौंप दी है। वहीं सुरक्षा को लेकर आदेश दिए थे कि सीआईएसएफ जवानों को अस्पताल की सुरक्षा में तैनात किया जाएगा। हालांकि इस आदेश के बाद से सीआईएसएफ जवानों की तैनाती अस्पताल में कर दी गई लेकिन प्रशासन ने जवानों के लिए उचित आवास की व्यवस्था नहीं की है। विशेषकर महिला जवानों को इससे काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। अब केंद्र सरकार ने इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। केंद्र ने पश्चिम बंगाल सरकार के खिलाफ एक नई याचिका दायर की है। याचिका में केंद्र ने मांग किया कि पश्चिम बंगाल सरकार को सीआईएसएफ को अस्पताल की सुरक्षा में सहयोग देने का निर्देश दिया जाए या फिर अदालत के आदेशों की अवहेलना करने वाले अधिकारियों के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई शुरू की जाए। आप समझ सकते हैं दोस्तों टीएमसी पार्टी की यह नेता कितनी ज्यादा गिर चुकी है कि सीआईएसएफ जवान जो कि देश की सुरक्षा के लिए और अब अस्पतालों की सुरक्षा के लिए ड्यूटी करने को तैयार लेकिन उसके बावजूद भी उनको ठिकाना नहीं दिया जा रहा है ममता सरकार के द्वारा। दोस्तों इस पर आपकी राय तो बनती है, देखते हैं क्या जवाब देती है भारत की प्रिय जनता हमारी कमेंट के माध्यम से। तो वहीं आपको बता दें ब्रिटेन के इस फैसले पर भड़का इजराइल हमास को भी दे डाला अल्टीमेटम। बता दिया ये बहुत ही शर्मनाक कदम। दोस्तों इजराइल हमास में हर गुजरते दिन के साथ युद्ध और भीषण होता जा रहा है। तमाम कोशिशों के बावजूद भी युद्ध पर विराम नहीं लग सका है। हमास के साथ जारी युद्ध में अब इजराइल को बड़ा झटका लगा है। दरअसल ब्रिटिश सरकार ने इजराइल के 30 हथियार लाइसेंस को निलंबित कर दिया है। ब्रिटिश सरकार के हथियार लाइसेंस निलंबित करने के फैसले की इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कड़ी निंदा की है। इस संबंध में बेंजामिन नेतन्याहू ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट भी किया जिसमें उन्होंने इजराइल के दृढ़ संकल्प का भी जिक्र किया। तो वहीं बता दें नोट छापने वाले मदरसे में पुलिस को मिली किताब जिस पर लिखा था आरएसएस देश का सबसे बड़ा आतंकवादी संगठन। बता दें कहां की है ये बड़ी खबर। दोस्तों उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में नकली नोट छापने वाले मदरसे जामिया हबीबी से छापे के दौरान पुलिस को किताब बरामद हुई है जिसमें आरएसएस को देश का सबसे बड़ा आतंकवादी संगठन बताया गया है। किताब का नाम देखकर पुलिस भी दंग रह गई। बता दें कि अतर सुइया के मदरसे में चल रहा था नकली नोट छापने का कारोबार। हाल ही में पुलिस ने छापा मारकर मदरसे के मौलाना सहित 4 लोगों को गिरफ्तार किया था। अब वैसे में छापा किसी और चीज के लिए पड़ा दोस्तों लेकिन रियलिटी कुछ और ही निकलकर सामने आई जहां क्लियर किताब पर लिखा था आरएसएस देश का सबसे बड़ा आतंकवादी संगठन। ऐसे में अंदर खाने उत्तर प्रदेश तक में दोस्तों ये सब क्या चल रहा है। वाकई में नई नई चीजें निकलकर सामने आती है। जारी इस पर आपकी राय तो बनती है। तो वहीं आपको बता दें ईरान ने अमेरिकी टैंक को किया अपग्रेड। M60 पैटर्न टैंक बना सुलेमान 402। जी हाँ ईरान ने अमेरिका और इजराइल से बढ़ती दुश्मनी के बीच अपनी अन्य तैयारियों को बढ़ा दिया है। ईरान ने हाल ही में अपने अमेरिकी मूल के M60 पैटर्न टैंक को अपग्रेड किया है। नए अपग्रेडेड वेरिएंट का नाम सुलेमान 402 रखा गया है। ईरान और अमेरिका के बीच दशकों पुरानी दुश्मनी है। दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंध भी ना के बराबर है। ऐसे में सवाल उठता है कि ईरान को
अमेरिकी सैन्य हथियार कैसे मिले हैं। ईरान सिर्फ अमेरिकी थिंक टैंक ही नहीं बल्कि अमेरिकी लड़ाकू विमानों को भी ऑपरेट करता है। ये हथियार भले ही पुराने हैं लेकिन इनकी फायर पावर बहुत ज्यादा है। तो वहीं बता दें, बांग्लादेश में शेख हसीना की अवामी लीग पर लगेगा क्या प्रतिबंध, जमात और बीएनपी ने क्या कहा। दरअसल शेख हसीना के नेतृत्व वाली अवामी लीग पर प्रतिबंध लगाने की बढ़ती मांग के बीच इसके दोनों कट्टर प्रतिद्वंदी राजनीतिक दलों बीएनपी और जमात ने कहा कि वे किसी भी राजनीतिक संगठन पर प्रतिबंध लगाने के खिलाफ है। सरकारी नौकरियों में आरक्षण को लेकर लंबे विरोध प्रदर्शनों के बाद 5 अगस्त को इस्तीफा देकर भारत भागी हसीना और उनकी पार्टी अवामी लीग की बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी और बांग्लादेश जमात इस्लामी द्वारा आलोचना की जाती रही है। बता दें, बीएनपी महासचिव मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर ने पीटीआई से कहा कि शेख हसीना और अवामी लीग के विपरीत हम हिसाब बराबर करने के लिए किसी राजनीतिक दल पर प्रतिबंध लगाने की राजनीति में विश्वास नहीं करते हैं। दोस्तों वही आपको बता दें, जैसे ही मोहम्मद यूनुस को मिली कमान बांग्लादेश में एक्टिव हुआ पाकिस्तान। क्या है उसका प्लान बता दें। पाकिस्तान अब बांग्लादेश में एक्टिव हो चुका है। खबर है कि ढाका में पाकिस्तान उच्चायोग और अंतरिम सरकार के सदस्यों के बीच बैठकों का दौर जारी है। खास बात यह है कि बांग्लादेश में हुई हिंसा में पाकिस्तान की भूमिका होने की भी संदिग्ध मानी जा रही थी। इसको लेकर आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा गया था। फिलहाल पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना भारत में है। वही बता दें, भारत से जाकर कनाडा में खालिस्तानी प्रदर्शनों में शामिल हो रहे युवा एक लालच बन गया। इसकी वजह बता दें, कनाडा में खालिस्तानी गतिविधियों में हिस्सा लेने वाले लोगों में भारत से गए युवाओं की संख्या में इजाफा दिख रही है। भारतीय अधिकारियों ने इसको लेकर चिंता जताई है। उन्हें संदेह है कि ऐसे लोग बड़ी संख्या में आतंकवादियों के कनाडा में होने वाले प्रदर्शनों में शामिल होने से रोक रहे हैं जो वहां बसना चाहते हैं। इन लोगों को लगता है कि खालिस्तान की मांग वाले प्रदर्शनों में शामिल होकर वे वहां की सरकार समक्ष माहौल बना लेंगे। कई युवा तो ऐसे भी हैं जो इन आंदोलनों में शामिल होकर सेल्फी भी ले लेते हैं। माना यह जा रहा है कि इन लोगों के प्रदर्शनों में हिस्सा लेने की बजाय इसलिए बढ़ी है क्योंकि कनाडा सरकार ने प्रवासियों की संख्या को नियंत्रित करने के लिए कुछ ऐलान किए हैं। तो वही बता दें, क्या गिरफ्तार हो जाएंगे व्लादिमीर पुतिन। मंगोलिया पहुंचते ही उठने लगे कईयों सवाल। दोस्तों, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन मंगोलिया की यात्रा पर पहुंचे हैं। पुतिन की मंगोलियाई यात्रा 2 दिन की है। वो सोमवार की रात को उलटन बार पहुंचे। मंगोलिया जो रशिया का पड़ोसी देश है, वहां उनका स्वागत किया गया, लेकिन इस स्वागत के साथ ही उनकी गिरफ्तारी की भी मांग उठने लगी है। दरअसल इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट यानी आईसीसी ने पुतिन के खिलाफ एक अंतर्राष्ट्रीय गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। ये वारंट विशेष रूप से यूक्रेन में युद्ध अपराधों के आरोपों के कारण जारी किया गया है, जिसमें बच्चों के गैर कानूनी निर्वासन का मामला शामिल है। बता दें, पुतिन के मंगोलिया पहुंचते ही कई मानवाधिकार संगठनों और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने मंगोलिया सरकार से मांग किया कि वो पुतिन को गिरफ्तार करे। मंगोलिया आईसीसी का सदस्य है और इसी कारण से यहाँ उनकी गिरफ्तारी की संभावनाएं बढ़ गई हैं। हालांकि मंगोलिया की सरकार ने इस मांग पर कोई आधिकारिक पोस्ट नहीं किया है और पुतिन का सम्मान के साथ स्वागत भी किया। तो वहीं बता दें, पाकिस्तान में सरकारी कर्मचारी बिना इजाजत नहीं चला पाएंगे फेसबुक इंस्टा। शहबाज सरकार का तुगलकी फरमान तो देखिए। पाकिस्तान की शहबाज शरीफ सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को लेकर एक फरमान जारी किया है, जिसमें बिना अनुमति के सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। उन्हें किसी भी प्रकार के सोशल मीडिया साइट का इस्तेमाल करने के लिए सरकार से इजाजत देनी होगी। सरकारी कर्मचारियों के लिए पाकिस्तान स्थापना प्रभाग कार्यालय ने बयान नहीं बल्कि ज्ञापन जारी किया, जिसमें क्लियर कहा गया है कि मौजूदा नियमों के अंतर्गत किसी भी सरकारी कर्मचारी को सरकार की अनुमति के बिना किसी भी मीडिया प्लेटफॉर्म पर बोलने की अनुमति नहीं है। तो वहीं बता दें, दीप्ति ने दिलाया भारत को 16वां मेडल। पैरालंपिक में फर्राटेदार दौड़ से सभी को किया हैरान। दोस्तों, पेरिस पैरालंपिक में भारत को 16वां मेडल दीप्ति जिवाजी ने दिलाया। महिलाओं की 400 मीटर हीट के T20 इवेंट में दीप्ति ने फर्राटेदार दौड़ के दम पर कांस्य पदक अपने नाम कर लिया। एक समय लग रहा था कि मोदी दीप्ति सिल्वर मेडल की दौड़ में शामिल हैं। तो वहीं आपको बता दें, बहुत बड़ा महाराष्ट्र का सर्वे निकलकर सामने आया है। महाराष्ट्र के 3 क्षेत्रों में परिवर्तन का मूड देखने को मिला। बीजेपी के अगुवाई वाले महायुति को पीछे छोड़ रहा है एमवीए। दोस्तों, लोकसभा चुनावों में बड़े उलटफेर के बाद महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। राज्य में ठीक 1 महीने बाद चुनावों का बिगुल बिजने की उम्मीद है, लेकिन राज्य में सत्तारूढ़ महायुति के 3 हिस्से चुनौती बने हुए हैं। अगस्त महीने में महाराष्ट्र के सियासी नब्ज को टटोलने के लिए सर्वे में विदर्भ, पश्चिम बंगाल और मराठावाड़ में महाविकास आघाड़ी हावी है। इसके उलट उत्तर भारत, महाराष्ट्र, मुंबई और इससे सटे हुए मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन, ठाणे और कोंकण में महायुति की स्थिति ठीक है। विदर्भ, पश्चिम महाराष्ट्र और मराठावाड़ में महायुति की स्थिति कमजोर होने को इसलिए चिंता के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि राज्य के इन 3 हिस्सों में 170 सीटें हैं। अगस्त के आखिर में हुए सर्वे में महायुति को 123 सीटें और महाविकास आघाड़ी को 152 सीटें मिलने का अनुमान है। राज्य में
में बदलापुर की घटना और फिर सिंधुदुर्ग जिले में शिवाजी महाराज का स्टैचू गिरने की घटनाओं का असर इस सर्वे में शामिल नहीं है। दोस्तों बता दें, विदर्भ में उल्टा हुआ चित्र। विदर्भ में विधानसभा की 62 सीटें हैं। 2019 में बीजेपी ने विदर्भ में 29 सीटें जीती थी, जबकि 2014 में से उसे यहाँ पर 44 सीटें मिली थी। तब बीजेपी ने महाराष्ट्र में अपने उच्चतम स्कोर 122 पर पहुंची थी। दोस्तों सर्वे के ये सारे सवाल हमने स्क्रीन पर दिखा दिया, आप देख पा रहे हैं। जहाँ पहला है, क्या आप महायुति सरकार के कामकाज से संतुष्ट है, जहाँ 28% लोगों ने कहा है बहुत अच्छा। तो वहीं दूसरा सवाल है, चुनाव के मुख्य मुद्दे क्या हैं, तो लोगों ने जवाब दिया महिला सुरक्षा है मुख्य मुद्दा। तो वहीं तीसरा सवाल था, क्या लाडली वाहन योजना से महायुति सरकार को लाभ मिलेगा, 40% लोगों ने कहा है हाँ। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में ये फैसले सबसे बड़ा डायरेक्ट फायदा किस पार्टी को पहुंचाएंगे, कमेंट में अपनी राय अवश्य दीजिएगा। तो वहीं आपको बता दें, मुलायम सिंह की बहू अपर्णा यादव को मिली पहली बार बड़ी जिम्मेदारी, यूपी में मिला ये पद। दोस्तों समाजवादी पार्टी छोड़ भाजपा में शामिल होने वाली दिवंगत नेता मुलायम सिंह यादव की बहू अपर्णा को आखिरकार नई जिम्मेदारी मिल ही गई। मंगलवार को महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से उन्हें उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग का उपाध्यक्ष बना दिया गया। भारतीय जनता पार्टी की आगरा की नेता बबीता चौहान को आयोग के अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी दी गई है। भाजपा में शामिल होने के बाद लंबे समय से अपर्णा यादव की पार्टी में भूमिका को लेकर चर्चा चल रही थी। वो साल 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा में शामिल हो गई थी। तब ऐसी अटकलें थी कि वो भाजपा के टिकट से चुनाव लड़ सकती है। वहीं आपको बता दें, बंगाल विधानसभा में एंटी रेप बिल पास, ममता बनर्जी ने मांगा मोदी और अमित शाह का इस्तीफा। कोलकाता केस के बीच टीएमसी का ये कैसा खेला, बता दें। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता के सरकारी अस्पताल में लेडी डॉक्टर की रेप के बाद हत्या का मामला उफान पर है। डॉक्टर समेत सामाजिक संगठन से जुड़े कुछ लोग राजनीतिकरण दल लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके चलते ममता बनर्जी की सरकार बैकफुट पर। इस बीच मंगलवार को ममता बनर्जी की सरकार ने पश्चिम बंगाल विधानसभा में रेप और हत्या के मामलों में मौत की सजा का प्रावधान वाला बिल पास कर दिया। जी हाँ, तो वहीं ये थी अभी की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी, आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। थोड़ी भी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद करना मत भूलिएगा। मिलते अगली बड़ी खबर में, और वीडियो को शेयर अवश्य करिएगा। बस फेसबुक ट्विटर पर। जय हिंद, जय भारत।